बहुत अच्छी बात कही। मैं आऊँगा तमकीन फ़याज़ साहब के पास। दोस्तों कल सुबह एक एपिसोड देखिएगा इसी चैनल के ऊपर। केरल में शिक्षा सबसे ज़्यादा है, 99% की लिटरेसी है केरल के अंदर जैसे कि आप जानते हैं, लेकिन केरल ने कल एक इतिहास बना दिया पिछले हफ्ते। पहली बार आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस और ओपन एआई के चैट जीपीटी के ऊपर आधारित एक रोबोट टीचर को अपॉइंट किया गया वहाँ के हायर सेकेंडरी स्कूल में त्रिवेंद्रम के अंदर और उनको साड़ी भी पहनाई गई है, उसका नाम आइरिस रखा गया है। और उनके एक्सपीरियंस से बच्चे इतने ज़्यादा खुश हैं क्योंकि उनके पढ़ाने का अंदाज़ 3 भाषाओं में है, जिसमें मलयालम भी है, इंग्लिश भी है और वो इतने अच्छे ढंग से पढ़ा रही हैं वहाँ पर चीज़ें कि बच्चे उनसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं और अब उन्होंने फैसला किया है कि मार्च, अप्रैल, मई से जब नया सीज़न आएगा, नया सेशन आएगा स्कूल का, तो 3-4 और नए ऐसे टीचर्स रखे जाएँगे। हालाँकि वहाँ टीचर्स की कमी तो है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, लेकिन ये नया जो एक्सपेरिमेंट आया है, ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है और केरल ने इसमें एक बड़ी पहल की है। मैं कम से कम इस पहल का स्वागत करूँगा, हालाँकि इसका मतलब ये नहीं कि वो टीचर्स को रिप्लेस करेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ी सार्थक पहल है और केरल को इस बात के लिए बधाई भी हम देना चाहेंगे। तो ये एपिसोड कल सुबह देखिएगा। तमकीन फ़याज़ साहब, उत्तर प्रदेश 80 सीटें, क्या निकल के आ रहा है जी, सर उसमें? देखिए आप बताइए? जी, दिनेश जी बहुत शुक्रिया, बहुत सार्थक चर्चा चल रही है और इसमें जिस तरीके से आपने एक टॉपिक रखा है कि मोदी जी की कोई घबराहट है, मैं समझता हूँ आप इनको अगर ध्यान से देखें तो अ, घबराहट से कहीं ज़्यादा जो टारगेट फिक्स करने की एक कला है उनकी और इसके ज़रिए वो अपने ओपोनेंट जो हैं जो विपक्षी दल हैं उनके ऊपर एक मानसिक प्रहार करते हैं। चाहे वो 400 पार का हो या उत्तर प्रदेश में 80 में 80 का हो या और भी जिन-जिन जगहों पर उनका बहुत कम अस्तित्व है, वहाँ पर भी पूरी प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये एक जो भारतीय जनता पार्टी कह लें उसकी एक रणनीति रहती है कि छोटे से छोटे चुनाव में भी वो अपनी पूरी ताकत झोंकते हैं। उसमें कोई कसर नहीं रहती। एक चुनाव तो छोड़िए उपचुनाव में भी उनके तमाम मंत्री और मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री उनके दौरे लगा करते हैं जबकि उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर बड़ी दावेदारी लेकर जो झंडा विपक्ष का है वो हमेशा आजकल समाजवादी पार्टी के पास रहता है। तो जिन चुनावों में अखिलेश जी बयान भी देना अपनी थोड़ी-सी इंसल्ट समझते हैं, बाहर निकलना उनको गवारा नहीं होता, किसी कैंपेन में नहीं जाते, वहाँ पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी साहब 2-2 चक्कर लगाते हैं। उनके 6-6, 8-8 मंत्री जो हैं वो वहाँ पर काम करते हैं और फिर नतीजे भी निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि वो कोई घबराहट होती है। ये उनका एक तरीका है कि वो अपनी पूरी ताकत जितनी मैक्सिमम लगा सकते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा वो लगाते हैं और उसका नतीजा निकलता है, चाहे वो टारगेट फिक्स करें। अब मैं सुन रहा था विवेक जी को, विवेक देशपांडे साहब जो बात कर रहे थे, वो बिल्कुल सही बात है। तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम देखते हैं तो समझ नहीं आती कि कहा कुछ था और हुआ कुछ। अब प्रधानमंत्री जैसे पद के लिए हम ये कहें कि वो झूठ बोलते हैं, तो हमें तो अच्छा नहीं लगता और कहना भी नहीं चाहिए क्योंकि शायद उसमें हमारी गलती है। देखिए एक फिलॉसफर थे जोसेफ हीथ साहब, उन्होंने एक बात निकाली थी शायद कोइंसिडेंस है, इत्तेफाक है कि 2014 में जो ओंटारियो का इलेक्शन था, उस पीरियड में एक निकली थी बात पोस्ट ट्रुथ एरा और आपने गौर किया होगा ये एक छोटा-सा सेंटेंस है और सारी बातों का जवाब है कि हम जिस एरा में, जिस दौर में हैं, ये है ही पोस्ट ट्रुथ। तो फिर आप क्यों नाराज़ होते हैं? आप बिलवजह अपने को मन आप अपना छोटा कर रहे हैं कि इन्होंने गलत बोल दिया। ये तो अब इस दौर में ये नया भारत है हमारा। यहाँ पर आप अगर छठी कक्षा में एक कोर्स में व्याकरण में विलोम शब्द हुआ करता था, वहीं पे हमने पढ़ा था, सिर्फ़ उसको यूज़ कर लीजिए, तो आपको लगेगा सब सच बोल रहे हैं। मोदी जी कोई बात गलत कह ही नहीं रहे हैं, सिर्फ़ आप विलोम
का इस्तेमाल कीजिए और आपको लगेगा कि जो वो कह रहे हैं वो सब उसका विलोम देख लीजिए, वही होगा। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, वो चुनाव जीतने के लिए या अपनी पार्टी को करने के लिए उनका जो एक एजेंडा है, जो एक चीज है, देखिए अब तो कुछ हिडन भी नहीं है, अब तो सब साफ है और हम लोग भूल जाते हैं उसको, ध्यान नहीं करते। हम कहते हैं बेरोजगारी है, हम कहते हैं रोजगार नहीं दिया, ये मोदी जी की विफलता है। ये विफलता नहीं है, ये रणनीति है। ऐसा नहीं है कि रोजगार नहीं दे सकते थे, बिल्कुल दे सकते थे, लेकिन जो अचीव उनको करना है, जो एजेंडा है, उसके लिए रोजगार अगर देंगे तो कौन ये काम करेगा? आप ये बताइए। कोई अच्छी नौकरी वाला, कोई अच्छे जो उसका फ्यूचर नजर आएगा, जिसको अपने बच्चों का फ्यूचर नजर आएगा, जिसको अपने देश में एक अच्छा माहौल नजर आएगा, क्या वो नफरत के बीच उस जमीन में पनप पाएंगे? शायद नहीं। उसके लिए कुछ ऐसे ही जगह चाहिए होगी, जिसे कहते हैं ना कीचड़ में खिलेगा। तो कीचड़ कहाँ से, जब तक वो खिलाना है आपको वो चीज, तो कहाँ से लाएंगे आप? तो ऐसा नहीं है कि वो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा उनकी कमांड है, अपनी पकड़ बहुत अच्छी है, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा है। वो संविधान को बरकरार, सामने से बरकरार रखते हुए भी वो काम कर रहे हैं, जो कि मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ मैं रामपुर से आता हूँ और समाजवादी पार्टी के काफी वरिष्ठ नेता हैं, बहुत अ, इसके मोहम्मद आजम खान, आपने नाम सुना होगा, हालांकि आजकल जेल में हैं और को भाजन उनके ऊपर इस वक्त है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। लेकिन उन्होंने 2014 में जब मोदी जी आए थे, उसी टाइम से जब वो खुद अपने को प्रधान सेवक कहते थे, उस समय उन्होंने बादशाह कह के पुकारा अपने भाषणों में, ए बादशाह बादशाह। तो हमें हैरत होती थी कि ये एक ऐसा विनम्र व्यक्ति मोदी जी हमारे, जो अपने को प्रधान सेवक कहते हैं, और ये विपक्ष वाले लोग उनको बादशाह कह के पुकार रहे हैं, ये लांछन कर रहे हैं। लेकिन आज हमें लगता है कि वो बहुत आगे की देख गए थे, हमको नजर नहीं आया था। उन्होंने आज से 10 साल पहले ये समझ लिया था कि ये बादशाह है, ये इस देश में राज स्थापित कर चुके हैं। और जब हमारा नया संसद बन गया, हमारे यहाँ सेंगोल स्थापित हो गया जो राजदंड है, तो लोकतंत्र की आप क्यों परिकल्पना कर रहे हैं? और कर रहे हैं तो फिर उसके नतीजे नहीं निकल पा रहे। आज जो आदेश है मोदी जी का वो फाइनल है, उसके आगे फिर आपको बड़ी-बड़ी संवैधानिक संस्थाएं, उनकी स्थितियां आपको नजर आ रही हैं। तो आज देखिए, चुनाव की जहां तक हम बात करें और ये 2024 में, तो यहाँ चुनाव में मोदी जी के मुकाबले कोई नेता है ही नहीं, कोई गठबंधन भी काम नहीं करेगा। अगर कोई काम करेगा तो वो देश की जनता। बहुत छोटी सी एक उम्मीद की किरण है कि शायद जनता ये समझ पाए, शायद, बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो दिखेगा वो बिकेगा। और मोदी जी में ये एक उनका आर्ट है, ये उनकी कला है, ये उनकी मास्टरी है कि वो आपदा को अवसर में बदलते हैं। उनके ऊपर जो बात कही जाती है उसको वो डिफेंस नहीं करते, वो काउंटर अटैक करते हैं, और वो अटैक उनका इतना प्रहार होता है, एक तरीके से वो सामने वाला टिकना मुश्किल होता है। तो किसी लीडरशिप से, किसी पार्टी से, किसी गठबंधन से कोई उम्मीद नहीं है। अगर किसी से कोई उम्मीद है तो इस देश की जनता से है कि शायद उनकी कुछ समझ में आ जाए कि हमारा जो लोकतंत्र है, जिस लोकतंत्र के नाते जनता इस देश की मालिक है, जनता इस देश के जो फैसले करने की ताकत रखती है। अगर उसको ये लगने लगा कि हमारा ये मिल्कियत, हमारी ये हुकूमत, यानी हर देशवासी अपने आप में इस देश का मालिक है, वो एक वोट के जरिए फैसला करने का हक रखता है। अगर उसको ये लगा कि ये मेरी जो हुकूमत है, मेरा जो मैं मालिक हूँ, मैं मालिक की जगह मैं गुलाम बनाया जा रहा हूँ, किसी खामोशी के साथ, किसी लालच के साथ, किसी लेवल लगाने के बाद, चाहे वो धार्मिक हो या और दूसरे तरीके से हो, जो भी तरीके होते हैं तमाम। देखिए, राजनीतिक दल अपने सत्ता के लिए कुछ भी करते हैं, हम उनको गलत नहीं ठहरा सकते, वो उनका काम है। लेकिन जनता को भी सोचना चाहिए कि हम अपने अधिकार को, क्या हम अपने कहना चाहिए मिल्कियत को गुलामी में मान लेंगे? अगर देखिए, वो कोई भी हो, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, इस देश का नागरिक लोकतंत्र की वजह से ही इस देश का मालिक है।
जिस दिन जी। लोकतंत्र खत्म होगा, कोई भी तंत्र आएगा, जब वो तंत्र आएगा तो ये देश में नागरिक तो रहेगा, लेकिन वो उस देश के उस अंश का मालिक नहीं रहेगा। ये अगर समझ में आता है तो शायद जनता कुछ फैसला करे। लेकिन नेता, आप चाहे किसी भी दल को देख लीजिए, चाहे कांग्रेस को देख लीजिए, चाहे समाजवादी को देख लीजिए या गठबंधनों को देख लीजिए, वो ठीक है, अच्छा है कि वो यूनाइट हो रहे हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं है। उनकी जो सोच है, उनके जो एजेंडास हैं वो अलग अलग हैं। उसके बाद में फिर क्या होता है आप देख चुके हैं कई बार। आज जनता अगर कोई फैसला लेगी तो वो ही एक उम्मीद की किरण है। जी विनय जी। जी, 31